चलिए तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। मतलब जो ब्रिटिश हमारे यहाँ रूल करने आ गए हैं तो उन्होंने क्या किया, अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ पॉलिसी लाए, ठीक है, जिसमें वो ज़मीनों को इस तरीके से टैक्स, मेन तो उनका वही काम था, यहाँ से जो धन है हमारा उसकी निकासी कर सके, जिसको ड्रेनेज ऑफ वेल्थ कहते हैं। तो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था उसमें 3 तरह के व्यवस्थाएं लाई है, ठीक है। कौन कौन सी थी? अस्थाई बंदोबस्ती, रैयतवारी और महारवारी। तो हमारे सारे एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो अस्थाई से आए, रैयतवारी से आए या महलवारी से आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे अस्थाई बंदोबस्ती। अस्थाई बंदोबस्ती क्या है इसके बारे में जानेंगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। कम समय में एक हम ऐसे देखेंगे कि हमारा सारा एग्जाम कवर हो जाए। और इसको एक बार देखिए, फिर अपने इसको याद करके, देख के ही याद करना है, उसके बाद अपने कॉपी पे इस तरीके से नोट कर लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अस्थाई बंदोबस्ती कब लागू हुआ। सबसे पहले कब लागू हुआ तो याद रखिएगा 1793। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 ईस्वी में। उसकी अलग से कहानी मैं एक बताऊंगा आपको, उनका आगमन कैसे हुआ और कैसे कार्यक्रम हुआ। तो 1600 में आया, लेकिन 1793 मतलब करीब करीब 1800 हो गया। 1800 हो गया ना। तो इस समय तक इन्होंने लगभग 200 सालों में अपनी इतनी पकड़ बना ली कि अब वो टैक्स लेना शुरू कर दिया है डायरेक्ट यहाँ के जनता से। तो अस्थाई बंदोबस्ती उसका ही नमूना है, देखिए कैसे। तो 1793 में क्या हुआ, इसको लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया, ये भी क्वेश्चन आएगा कि अस्थाई बंदोबस्ती को लागू किसने किया था। तो याद रखिएगा एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन सॉर। इसकी सिफारिश थी, क्या थी इसकी सिफारिश। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, किसकी सिफारिश पे लागू किया गया, तो जॉन सॉर। और किसने लागू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन एक आते हैं कि अस्थाई बंदोबस्ती किसने लागू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके सिफारिश पे, तो जॉन सॉर। लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस, सिफारिश किसने किया था, जॉन सॉर। अच्छा, आपने कभी सोचा कि इस जितने भी वायसराय या गवर्नर जनरल आते थे उसके नाम के पहले लॉर्ड क्यों लगता है? उसके नाम के पहले लॉर्ड क्यों लगता है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, सारे के ऊपर लेगा। तो इसका कोई विशेष वो नहीं है, मैं थोड़ा रफली बता दूं आपको। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है और राज्यसभा है, वैसे ही ब्रिटेन में क्या होता था, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है उच्च सदन, वैसे वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स चलते हैं, सेम पैटर्न पे, ठीक है। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते थे, तो मतलब जो उच्च सदन है राज्यसभा वहाँ का, उसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और जितने भी हमारे यहाँ वायसराय या गवर्नर जनरल आते थे वो यहाँ से आते थे। दैट्स वाई कि उनके नाम के पहले हम क्या लगाते थे, लॉर्ड लगाते थे। बस यही इसका जनरल इसका ये है, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, जॉन सॉर और लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा इसको, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं कि अस्थाई बंदोबस्ती किसके सिफारिश पे लागू हुआ, तो जॉन सॉर। और किसने लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कितने जमीन पे ये व्यवस्था लागू की। तो ये सबसे कम जगह पे था 19%, लेकिन 19% ऐसा इलाका था जहां से कर निकालना बड़ी मुश्किल काम था। वो इलाके कौन कौन से थे, तो ये भी क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। तो याद रखिएगा ये थे बंगाल, बिहार, आप लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बंगाल, बिहार, ठीक है, उड़ीसा हो गया आपका, उसके बाद असम का कुछ क्षेत्र है, उसके बाद आपका वाराणसी जिला है ये, याद रखिएगा। अच्छा, जिला भी आते हैं कई बार, कौन कौन से जिलों में थे, तो वाराणसी, याद रखिएगा। उसके बाद गाजीपुर, ये यूपी के जिले हैं। इसके अलावा एक कर्नाटक का जिला था कुर्ग। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, क्योंकि एकमात्र जिला जो साउथ भारत में जहां अस्थाई बंदोबस्ती लागू थी वह था कुर्ग। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और जिलों में वाराणसी, गाजीपुर, कुर्ग, इतने इलाकों में जो ब्रिटिश भारत का 19% हिस्सा था उसमें अस्थाई बंदोबस्ती लागू थी। याद रखने वाली सब चीज़ें हैं। 1793 जॉन सॉर सिफारिश, लॉर्ड कॉर्नवालिस और 19% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू थी। अच्छा, इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य ये था, इसको समझिएगा। यहाँ पे जनता से डायरेक्ट कर वसूलना बड़ी मुश्किल काम थी, क्योंकि यहाँ के इलाका में थोड़ा वो ज़्यादा ही वो ये इलाका है, यहाँ से निकालना मुश्किल था। तो इसलिए यहाँ क्या किया गया, एक प्रथा शुरू कर दिया गया
जिसको आप सब जमींदारी प्रथा जानते होंगे, ठीक है, जमींदारी प्रथा। अब ये जमींदारी व्यवस्था कह लो, जमींदारी प्रथा कर लो, इन्होंने क्या किया कि सारा जो लैंड था वो किसके नाम कर दिया, जो किसानों की ज़मीन थी, यहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और ये जो वाराणसी, गाजीपुर और कुर्ग जो जिला है, इन सब के जो ज़मीन थे वो किसके नाम कर दिया, जमींदार के नाम कर दिया। बोला कि इन सब का मालिक अब जमींदार होगा और इनके पास अथाह ज़मीन होने लग गया। और ये क्या करते थे, अब किसानों को क्या देते थे, ज़मीन देते थे। अब ये किसानों को ज़मीन मुहैया कराते थे, बदले में टैक्स लेंगे। क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, यही इनका काम था। और ये टैक्स किसको ले आके दे देंगे, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को, मतलब डायरेक्ट तो नहीं देंगे, इनके नुमाइंदे जो जिला स्तर पर जो जिला कलेक्टर बैठता था उनको ये राजस्व पहुंचाते थे। तो इसका यही उद्देश्य था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो जमींदारी व्यवस्था थी इसमें, इसको याद रखिएगा, टैक्स पेइंग लाइबिलिटी किसकी थी, टैक्स पेइंग लाइबिलिटी तो याद रखिएगा जमींदार की, ठीक है, जमींदार टैक्स को पे करेंगे। लैंड का ऑनर कौन था, तो ये भी जमींदार। जमीन का मालिक कौन, जमींदार। जमीन का टैक्स कौन देगा, जमींदार। कैसे देगा, तो इसके लिए एक टैक्स रेट निर्धारित हुआ था। कितना था, 10%। बहुत कम लग रहा है आपको, 10% ही था, मात्र 10%। मतलब अगर किसान ने मान लो 1000 kg उत्पादन किया है तो ये क्या करेगा, जमींदार जाकर उससे 10% भाग क्या ले लेगा, टैक्स के रूप में लेगा। तो कितना लेगा, 100 kg ले लेगा। और ये ले आकर किसको दे देगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के नुमाइंदों को। तो कितना देना था जमींदार को, तो क्या फायदा हुआ, तो जमींदार को इसमें मिलता था कि जमींदार का शेयर जो था, जमींदार शेयर, तो याद रखिएगा 11% ऑफ 10%। मतलब जो 10% लिया उसका 11वां हिस्सा वो कौन दे लेगा, जमींदार को। तो अगर ये 100 kg का टैक्स आया है तो इसमें 11 kg कौन लेगा, जमींदार, और 89 kg कौन लेगा, वो लेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लियर है, ये थी इसकी कहानी। तो अस्थाई बंदोबस्ती आपने देखा 1793 में लॉन्च किया गया। कहाँ कहाँ, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और ये जिले हैं। और ये कुर्ग वाला इंपॉर्टेंट है। 19% भाग पे अस्थाई बंदोबस्ती लग गई। जॉन सॉर की सिफारिश थी, टैक्स पेइंग लाइबिलिटी जमींदार के पास, ओनरशिप भी जमींदार के पास, टैक्स का रेट 10%, जमींदार का शेयर 11वां हिस्सा इस 10% का। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा ही आसान सा ये है। अब आता है इसी में एक क्वेश्चन आता है, एक व्यवस्था थी इस लॉ, जो कॉर्नवालिस है, इसने एक लॉ लाया। कौन सा लॉ लाया था, उसका नाम था सनसेट लॉ। याद रखिएगा सनसेट लॉ क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सनसेट लॉ, सूर्यास्त का जो कानून था, वो इसके तहत इन्होंने क्या किया था, एक टाइम बाउंड किया था कि अगर ये मंथ है, एक कैलेंडर वर्ष है, इस कैलेंडर वर्ष में कोई एक जो डेट है उसको इन्होंने चिन्हित कर दिया कि इस डेट को हमारा सारा राजस्व आ जाना चाहिए। और कब तक आना चाहिए, सूर्यास्त से पहले। इसीलिए इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा गया। तो ये भी क्वेश्चन आता है, सूर्यास्त कानून का संबंध कौन सी व्यवस्था से है, तो सिर्फ अस्थायी व्यवस्था से। अस्थायी बंदोबस्ती जो है ये सनसेट लॉ से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आती है क्या इसके प्रभाव थे। अस्थायी बंदोबस्ती के कुछ तो प्रभाव रहे होंगे। तो अस्थायी बंदोबस्ती का प्रभाव ये रहा कि इसमें जो जमीन थी, जमीन का मालिकाना हक दो लोगों के पास हो गया, पहला अंग्रेज के पास और दूसरा आपके जमींदार के पास। क्लियर है, किसानों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि किसान चाहकर भी क्या करेंगे, जमीन के मालिकाना हक नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और किसानों को अब क्या है, अधिकारों की उपेक्षा हो गई। तो किसान, अच्छा इसके साथ साथ जो जमींदार थे उन्होंने अपना शोषण करना शुरू कर दिया किसानों को। तो ये इसका बैड इफेक्ट था। अच्छा, अगर अंग्रेजों के लिए देखें तो इसका एस्पेक्ट गुड क्या हुआ, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुड इफेक्ट ये रहा कि अब इनको लोकल स्तर पे एक कौन मिल गया, एक संरक्षक मिल गया जिसको जमींदार कहते हैं। और यही कारण था कि जमींदार 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए। जमींदार सब 1857 क्रांति में भाग न लिया क्योंकि जमींदार को तो फायदा हो रहा था। अब जमींदार क्या करते थे, 10% है लेकिन जाते थे गांव में लठैत के दम पे 20% वसूल लिया। तो 20% वसूला लेकिन उसको देगा कितना ही, 89 ही देगा, और बचा हुआ 100 उधर से और 11 kg, 111 kg अपने रख लेगा। इसका विरोध अंग्रेज भी नहीं करते थे क्योंकि अंग्रेज को डायरेक्ट हर क्या फिक्स वेतन आने लग गया था कि भाई इतना तो आएगा ही आएगा, 89 kg तो आएगा ही आएगा। ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, इतना ही नहीं होता था, ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है।
इज इट क्लियर? तो ये था हमारा अस्थाई बंदोबस्ती, इसको नहीं भूलना है। 1793 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया किसकी सिफारिश पे, तो जॉन शोर, याद रखिएगा जॉन शोर थे। ओके, अब आते हैं दूसरे पे। चलिए रैयतवाड़ी देखते हैं। अब रैयतवाड़ी के बारे में सेम वही पहला क्वेश्चन, कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा ये हुआ 1820 में। देखो वो 1793 और उसके ये 1820, एकदम नियर में, ज़्यादा नहीं है, 27 साल का अंतर होगा। 1820 में लागू किया गया। सेम क्वेश्चन किसने लागू किया? तो इसे दो लोग हैं, थॉमस मुनरो, ठीक है, एंड कैरिड, याद रखिएगा, दो लोग हैं, थॉमस मुनरो और कैरिड, याद रखिए। नाम याद रखना पड़ेगा आपको, इसके लिए आप रट्टा लगा लो या बराबर इसको देखते रहो तो आपको याद रहेंगे। तो 1820 में थॉमस मुनरो, यही एग्जाम में हमेशा आता है, कई बार अगर आप बीपीएससी वगैरह के दोगे तो इसमें ये भी नाम आ जाएंगे, कैरिड, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कहाँ लागू किया गया? तो इसको याद रखिएगा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो याद रखिएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी का एक जगह है 12 महल। इंपॉर्टेंट है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल में सबसे पहले लागू किया गया, फर्स्ट यहीं लागू हुआ था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था समझ में आया। अब आते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था में मतलब क्या है। अस्थाई, जैसे अस्थाई मतलब हो गया परमानेंट सेटलमेंट, जमींदार को जमीन दे दिए, अब इसका ये काम है। उसी प्रकार से रैयत, रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब किसान, इसका मतलब इसमें जमीन किसको मिला? किसानों को। तो अगर क्वेश्चन आएगा इसमें मालिक कौन थे लैंड का, ओनरशिप किसके पास था, ओनर कौन थे? तो किसान, क्लियर है। लेकिन टैक्स कौन देगा? अब जब मालिक है किसान तो टैक्स भी कौन देगा? किसान ही देंगे। टैक्स डायरेक्ट किसान से लिया जाता था, लेकिन इसका खराबी ये था कि टैक्स का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा था। वो कितना था? 30 से 55% था। ये कई बार क्वेश्चन आए हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो किसानों टैक्स रेट था वो कितना था? 30 से 55%। टैक्स देंगे कौन? किसान, खुद जाके जमा करना था। इसमें सनसेट लॉ लागू नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये। और ये टैक्स रेट अनसर्टेन है, कहीं 30 है, कहीं 32 है, कहीं 35 है, कहीं 55 तक है। तो 30 से 55 इसका हमने क्या किया? रेंज किया। कितने प्रतिशत? तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंट मतलब सब इधर वाले सारे आ गए। भारत के अगर ये वाला इलाका देखे तो सारा आ गया इस वाले इलाके में। तो ये 51% भूभाग पर था। तो ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं थी। इसको भी याद रखना है। देखो सारा एकदम नोट बना लो, हर एक क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था यहाँ 51% जगहों पर थी, इसको हमेशा याद रखिएगा। फिर से एक बार देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब, रैयत मतलब किसान, किसानों को दिया गया जमीन रैयतवाड़ी व्यवस्था में आएगा। 1820 में लाया गया, थॉमस मुनरो ने लाया। कहाँ पर लागू हुआ? तो 51% भूभाग, जिसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी आते हैं। सर्वप्रथम लागू किया गया 12 महल, जो मद्रास प्रेसिडेंसी का था। इसमें ओनरशिप किसके पास है? किसानों के पास। वहाँ ओनरशिप किसके पास है? जमींदारों के पास। टैक्स कौन देगा? किसान। वहाँ कौन देगा? जमींदार। टैक्स रेट कितना है? 30 से 55%। वहाँ कितना है? 10%। बस जब उसको 10% से मतलब है। तो अब इन दोनों में, अच्छा लास्ट में मैं बताऊंगा तीनों में एक कंपेरिजन, ठीक है। चलिए तीसरा है महालवाड़ी। तो सेम क्वेश्चन, कब लागू हुआ? तो ये उससे 1 साल पहले लागू हुआ था। वो 1820 में रैयतवाड़ी, महालवाड़ी 1819 में, याद रखिएगा। इसको कौन लागू किया था? तो एक है हॉल्ट मैकेंजी, याद रखिएगा नाम। हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। नाम से पता चल रहा है आपको, ठीक है, महालवाड़ी। अच्छा इसमें क्या है? इसमें लैंड ओनरशिप कौन है? ठीक है, इसमें जो लैंड का ओनर है वो कौन है? तो लैंड का ओनर है किसान। अच्छा उससे पहले टैक्स कितना है वो देख लो, ठीक है। इसे कितनी जगह पर लागू किया गया? तो देख लो 19% लागू हुआ रैयतवाड़ी, ठीक है 19%, और 51% लागू हुआ आपका रैयतवाड़ी, और ये अस्थाई बंदोबस्ती। तो कितने हो गए? 9, 1, 10, 5 और 1, 6 और 1, 7, 70% तो हो गया। तो बचा कितना? 30%। मतलब 30% इलाकों पर क्या लागू था? महालवाड़ी, ठीक है, महालवाड़ी, ठीक है। कहाँ कहाँ लागू हुआ? तो याद रखना, आगरा,
अवध, आगरा अलग है, अवध अलग है, ठीक है, अवध उस समय अलग राज भी था। मध्य प्रदेश में लागू हुआ, पंजाब में लागू हुआ, ठीक है, और दक्षिण भारत साउथ इंडिया के कुछ भागों में ये व्यवस्थाएं लागू हुई, ठीक है। आगरा, अवध, मध्य प्रदेश, पंजाब और साउथ इंडिया दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों पर ये लागू था। अब आते हैं इसमें जमीन के मालिक किसे बनाया गया? किसान को। लेकिन टैक्स देगा कौन? टैक्स जो देने वाले थे वो कौन देंगे? तो वो था मुखिया या ग्राम प्रधान, बोल लो, ठीक है, मुखिया या ग्राम प्रधान देंगे, ठीक है। अब तीनों को आप जब एक बार करके, अच्छा टैक्स कितना था ये भी देख लो, आपके दिमाग में आएगा कितना टैक्स देना था। तो ये सबसे ज़्यादा था, 50 से लेकर 66% तक देना था इसमें टैक्स, 50 से 66% तक टैक्स देना था। अब हम देखते हैं, आपको एक बार में क्लियर करते हैं। एक तरफ हमने लिखा रैयतवारी, एक है महालवारी और अस्थाई बंदोबस्ती या जमींदारी कह लो। रैयतवारी में मालिक कौन? ओनर कौन? तो किसान, रैयत मतलब किसान। महालवारी में भी ओनर कौन? किसान। लेकिन अस्थाई बंदोबस्ती में कौन? तो जमींदार, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो रैयतवारी में जो कितने जगहों पर, चलो पहले ये देख लो, टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट तो रैयतवारी में कितना था? 30 से 55% तक। महालवारी में कितना है भाई? 50 से 66%। और जमींदारी में कितना है? 10%, 10% है। तो लोग को लगेगा जमींदारी सबसे बढ़िया है। अभी दिखाता हूँ। टैक्स रेट समझ में आ गया। देगा कौन? रैयतवारी में टैक्स देने कौन जाएगा? देगा कौन? तो इसमें देगा किसान, खुद जाके देगा। महालवारी में क्या होता था? किसान, जैसे मान लो कोई भूभाग है, ये इलाका है, ये किसान है, ठीक है, तो इसमें एक सहकारिता के तौर पे सबसे टैक्स लेने जाएगा मुखिया उस गांव का या प्रधान जो होगा वो लेगा, और वो जाकर क्या देगा? टैक्स देगा, ठीक है। तो टैक्स देने का जिम्मेवारी किसे दिया गया? प्रधानों को, ठीक है, ग्राम प्रधान, मुखिया जो हो गए। लेकिन इसमें कौन देगा? जमींदार देगा। तो जमींदार जबरदस्ती वसूलते थे, 10% है लेकिन वसूलते थे 20%, 30%, अपने मनमानी करते थे। यहाँ फिक्स है, जितना सरकार ने फिक्स किया उतना ही लेगा और प्रधान जाकर उतना पैसा चुका देगा, ठीक है। यहाँ समरसता ज़्यादा है, यहाँ पर शोषण ज़्यादा है। यहाँ समरसता ज़्यादा है, यहाँ शोषण ज़्यादा है, और यहाँ निकटता, अंग्रेज और ग्रामीणों के बीच में निकटता ज़्यादा है, याद रखिएगा, निकटता ज़्यादा। यहाँ पर सहकारिता, सहभागिता ज़्यादा, यहाँ शोषण ज़्यादा है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, इन दोनों व्यवस्थाओं में सूदखोरी है। कैसे सूदखोरी हो गई? अब मान लो इनको उपज करना है, 100 केजी उपजाया, 30 केजी लेके चलाएंगे, 70 केजी में सब काम करना है, नहीं हो पा रहा है, तो इसमें साहूकार होंगे, वो क्या देंगे? सूद पर पैसा चलाएंगे, 4 रुपये सैंकड़ा, 5 रुपये सैंकड़ा। यहाँ बहुत चीज़ें कम हैं लेकिन कम है। तो ये था आपका कुल मिलाकर तीनों व्यवस्थाएं, ठीक है, इनको याद रखिएगा, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसी से रिलेटेड पहली बार एक दादा भाई नौरोजी हैं आपके, जिन्होंने दादा भाई नौरोजी जिन्होंने क्या किया था? एक बुक लिखा था, ठीक है, और लेक्चर भी दिया था उसका, जिसको बोलते हैं ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। याद रखिएगा इसको, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ कब हुआ था? याद रखिएगा 2 मई 1867 को इन्होंने क्या किया था? एक लेक्चर दिया था जिसमें ये कंसेप्ट दिया था ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। इनका कहना था कि अच्छा, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का मतलब ये हो गया कि भारत का पैसा बाहर जा रहा है और उससे भारत का कोई विकास नहीं हो रहा है। इन्होंने एक साइकिल बना के बताया था कि यहाँ से पैसा जा रहा है, ठीक है, और जाने के बाद क्या है? वो पैसा यहाँ से निकल जा रहा है, और वही पैसा यहाँ कर्ज के रूप में आ रहा है, कर्ज के रूप में आ रहा है, जिस पर हम इंटरेस्ट चुका रहे हैं। अब फिर वही पैसा वापस चला जा रहा है, मतलब भारत धीरे धीरे करके गरीब होता जा रहा है। इन्होंने वो भी दिया था, प्रति व्यक्ति आय भी दिया था, जिसको 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया था इन्होंने, कि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय कितना है? 20 रुपये के हिसाब बताया था, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप जानिए कि इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत का वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, ये 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 टाइम्स,
कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं, इनको भी याद रखना है। ठीक है, ये पहले भारतीय हैं जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने हैं, दादा भाई नौरोजी। तो इतना क्वेश्चन याद रखिए, इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपके लिए बेटर है। थैंक यू वेरी मच।